सभी ग्रुप में स्क्रीन विजिबल है? यस मैडम। मेरी तरफ से सेकंड वाले में भी है, एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। ठीक है, जिसको नहीं दिखी ना एक बार दोबारा रीशेयर करो, क्योंकि भाई 2-3 बार हो गए तब जाके आया है ये मेरे सामने, तो दिक्कत आई आज कुछ शेयर करने में। ये मेरे पास है तो आप लोगों के जिसके सामने नहीं है तो रीज्वाइन कर लो एक बार, ठीक है। क्या कह रहे हो मैडम? बस पूछ रही थी स्क्रीन विजिबल है ना? नहीं ज्वाइन करने की दोबारा। ना ना, जिसको विजिबल नहीं है उनको कह रही थी वो दोबारा कर लो। ठीक है जी। ओके, तो हम कर रहे थे थर्ड यूनिट, उसमें 2 आर्टिकल किए थे हमने, स्फीयर एट रेस्ट पोजीशन इन ए यूनिफॉर्म फ्लो, दूसरा हमारा था कि मोशन ऑफ ए स्फीयर एट रेस्ट एट इंफिनिटी, तो देन था हमारा एक्सेलरेटिंग वाला पॉइंट। ओके, accelerating sphere moving in a fluid at rest at infinity. So the solution grad above for phi is applicable when a sphere translates unsteadily along a straight line. In the present case, तो u हमारा क्या है, यानी कि स्टडी स्टेट में नहीं है, चल यानी कि अनस्टडी स्टेट में है, तो जो u हमारा यूनिफॉर्म ना किसका फंक्शन हो जाएगा, t का फंक्शन हो जाएगा। ये साउंड कर लो भाई, जिसका भी ये मतलब रह गया है म्यूट हो जाए। करते हैं इसको बंद। कोशिश तो ये बड़ा हो रखा है। चलो तो हमारा जो फाई है ये क्या है, आर थीटा एंड टी का फंक्शन है यहाँ पे। सो यूज अ फंक्शन ऑफ टी ए क्यूब 2r स्क्वायर कोस थीटा, जस्ट हमारा जो यू था उस किसका फंक्शन हो गया, टी का। तो इसी में हमने यदि वेलोसिटी कंपोनेंट बताने हैं, क्यू आर क्यू थीटा हमारे ये हो जाएंगे, क्यू आर क्यू थीटा एंड क्यू साई इज इक्वल टू 0। सो इसका यदि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम आर थीटा करेंगे, ओके, और कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट माइनस टाइम ऑफ करके, तो ये हमें कंपोनेंट मिल जाएंगे। और क्या निकाला था अभी भी आपने ऊपर, काइनेटिक एनर्जी निकाली थी 1/2m प्लस 1/2m डैश, यू था आपके पास, बट इस केस में ये हमारा यू किसका फंक्शन हो जाएगा, टी का। नेक्स्ट हमारे पास बर्नौली इक्वेशन, लास्ट टाइम जो बर्नौली इक्वेशन थी वो थी स्टडी स्टेट में, अब ये है अनस्टडी स्टेट में। अनस्टडी स्टेट में आपकी 2 टर्म एक्स्ट्रा आ जाती है, तो ये वाली, और जो सी हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे, एफ किसका फंक्शन है, टी का। सो ये आ गई हमारे पास बर्नौली इक्वेशन इन टर्म ऑफ प्रेशर। सो लेट्स से एट पी इंफिनिटी पर जो हमारा प्रेशर है वो हमने डिफाइन कर दिया पी इंफिनिटी। क्या कर दिया, पी इंफिनिटी। सो एफ टी की वैल्यू दी हम यहाँ पे पुट करेंगे, पी इंफिनिटी ओवर रो एट इंफिनिटी, जो हमारी स्पीड है वो क्या हो जाएगी, 0। अगेन ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो एफ ऑफ टी की हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, पी इंफिनिटी ओवर रो। वापिस से एफ ऑफ टी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। सो पी ओवर रो इज इक्वल टू, ये एफ ऑफ टी की वैल्यू है -1/2 स्क्वायर प्लस कल एफ ओवर कल टी जो हमारा इधर था पहले वो हम इधर ले आएंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। सो अब हमने निकालना यहाँ पे कल फाई ओवर कल टी। सिंस यू बार हमारा क्या था, फर्स्ट ये आर्टिकल जो थर्ड यूनिट का, कि यू बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू के कैप, इन जनरल हम क्यों वो बोलते थे ना कि क्यू बार, ऐसे यहाँ पे है यू बार हमारे पास। सो यू के कंपोनेंट होते थे यू वी डब्ल्यू, बट यहाँ जो यूनिफॉर्म हमारे पास निकल के आता है लॉन्ग जेड डायरेक्शन आता तो के कैप। सो यहाँ जो यू है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टी। सो द वेलोसिटी पोटेंशियल हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 ए क्यूब यू बार डॉट आर बार ओवर
आर स्केयर, जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसी में हमने आर से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जो डिवाइड करने वाला आर स्केयर था तो एक साथ में आया था तो आर क्यूब हो गया। यहाँ पे डॉट की फॉर्म में आ गया। आर इज हेयर द पोजीशन वेक्टर। सो यू बार हमारे पास क्या होता है, कल बाय कल टी माइनस ऑफ आर बार। ये माइनस हमारा अलोंग इनवर्ड डायरेक्शन के कारण है। सो इन जनरल हमें ये पता है कि आर स्केयर क्या होता है, आर बार डॉट आर बार की प्रोडक्ट। सो दोनों साइड डेरिवेटिव करते हैं हम। सो इसका डेरिवेटिव हो गया हमारे पास 2r कल r ओवर कल t, और इसका हो गया हमारे पास ये डॉट प्रोडक्ट है तो 2r बार r बार कल r बार ओवर कल t, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। सो ये हो गया r कल r ओवर कल t इज इक्वल टू r बार। r यहाँ पे एक स्केलर है, r बार यहाँ पे एक वेक्टर है। अगेन ये r बार क्या है, नाउ r, अब अगेन r को क्या लिख सकते हैं, r में मोड ऑफ r दिस। सो जो r कैप है हमारे पास, r कैप डॉट ऑफ r, डॉट ये r हमारा क्या किसके इक्वल है, r के। सो r और u हमारा यहाँ पे हो गया u, और जो r कैप था और k डॉट यहाँ पे जो k था स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसकी डॉट प्रोडक्ट। सो r कैप डॉट k कैप। सो r u डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, मोड ऑफ r कैप मोड ऑफ k कैप और cos थीटा, बट दीज आर द यूनिट वेक्टर r और k। सो ये तो 1 हो जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा cos थीटा हमारे पास। अब हमें चाहिए यहाँ पे कल r ओवर कल t, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। okay. So कल r over कल t is equal to u cos theta. Now differentiating equation 5 with respect to t and using equation 6 and 7. So इसका डेरिवेटिव करते हैं, कल 5 over कल t is equal to लिख सकते हैं आप। So u r cos theta के यू आर को क्या लिखेंगे, यू आर इंटू में कोस थीटा ये। सो प्लस 3 यू स्केयर आर क्यूब कोस स्केयर थीटा, एंड यू डॉट हमारा क्या है यहाँ पे, यू डॉट हेयर इज कल यू ओवर कल टी, यू डॉट ले लिया हमने यहाँ पे। सो कल 5 ओवर कल टी की वैल्यू निकाल ली हमने, यू बार स्केयर निकाल लिया, द प्रेशर एट एन, ये सभी वैल्यू रख देनी हमने प्रेशर इक्वेशन में। सो कल 5 ओवर कल टी इज दिस मच। So the corresponding pressure equation is P over T infinity कल 5 over कल T की वैल्यू लिखनी है हमने। मैम ये दोबारा बताना एक बार, क्या डिफरेंशिएशन, जो ये डिफरेंशिएशन नहीं किया इसका, ये दोबारा बताना एक बार कैसे क्या है ऊपर ये करली 5 बाई करली टी वन। अब इसका डेरिवेटिव करना हमें, ठीक है। सबसे पहले तो इसको लिख लो यू आर कोस थीटा, ठीक है, यू आर कोस थीटा, और नीचे क्या है हमारे पास है आर क्यूब है ये। सो फर्स्ट टाइम में हमारे पास क्या होगा, यू बार डॉट आर बार, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यू डॉट आएगा पहले, एक तो आर क्यूब यहाँ पे है, यहाँ पे आर है, तो एक तो यहाँ से आर कैंसिल हो गया, यानी कि यू कोस थीटा ओवर आर क्यूब। सो इसका डेरिवेटिव होगा यू डॉट कोस थीटा ओवर में आर स्केयर फर्स्ट टर्म। यहाँ ये मिस्टेक रखी है इसमें, ठीक है, इसी आई थी आपको डाउट लगा। प्लस नेक्स्ट हमारा क्या है, कल आर ओवर कल टी, और साथ में आपके पास यू पहले से ही था 1 ओवर आर क्यूब, इसका करेंगे। सो कल आर ओवर कल टी यू के इक्वल होगा, तो यू स्केयर ओवर आर क्यूब। फिर करेंगे हम कोस थीटा का अगेन फिर से, ठीक है।
सो u ओवर r क्यूब आपका एज इट इज, और r cos थीटा का फिर से डेरिवेटिव करना आपको। जस्ट ए सेकेंड, ये है ना आपके पास u बार डॉट r बार और cos थीटा, ठीक है। सो कल r ओवर कल t के नाम का हमारा u पहले से ही आ गया, यानी कि u स्क्वायर। सो u डॉट r को हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा 1 ओवर r स्क्वायर का, इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां से आ रहा है लास्ट टर्म, ठीक है। ओके मैम। आ जाएगा इसका 3 करके, और फिर r का होगा कल r ओवर कल t, अगेन u के इक्वल आ जाएगा हमारा, cos थीटा उसके डॉट प्रोडक्ट में आएगा, एक cos थीटा वो आ गया हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ से हम यदि हम कल फाई और कल टी की वैल्यू पुट कर लेंगे, और एक हमने क्या निकाला था एफ ऑफ टी, सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। सो दिस इज अ प्रेशर इक्वेशन। और क्या निकालना था हमें, जैसे फर्स्ट आर्टिकल में किया था, उसमें सॉरी सेकंड आर्टिकल में था अलोंग जेड एक्सिस है हमारा। सो पी की वैल्यू जो यहाँ स्पीयर, सो ये था एक्सेलरेटिंग स्पीयर एट रेस्ट एट इन्फिनिटी। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द स्पीयर, क्या यानी कि हमारा स्पीयर मूव कर रहा है, उसके लिए हमें ड्राइव करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन। लेट्स से r हमारा है एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट मास इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द स्पीयर। Let us use the result that the rate of change increase in kinetic energy, increase in kinetic energy, यानी कि dt यूज किया है, उसका डेरिवेटिव लिख दिया है। सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, दैट इज 2 टाइम ऑफ, ये है ना यहाँ पे, सो 2 टाइम ऑफ यूज के, यानी कि u इंटू में डी यू ओवर डी टी। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आपका बाहर आ गया m प्लस एम डैश बाई 2 यू डी ओवर डी टी। ना यहाँ से हम क्या करते हैं, m डी यू जो u है तो हटा देते हैं इसको, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, m डी यू ओवर डी टी, लेट्स में कहूँ कि इधर ही रख लेते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। m डी यू ओवर डी टी इज इक्वल टू r माइनस 1 बाई 2 m डैश डी यू ओवर डी टी हमारे पास आ गया। जस्ट ए सेकंड यहाँ पे, हाँ ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 9 हमारे पास, इफ द लिक्विड इज नॉट देयर, ओनली स्फीयर है वहां पे, ओके। सो जो मास डिस्प्लेस किया था हमने लिक्विड का, वो लिया था हमने m डैश, सो m डैश हमारा क्या हो जाएगा, 0। सो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ स्फीयर हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ से m du और dt इज इक्वल टू जस्ट ये आ जाएगा r, इफ देयर इज नो लिक्विड। कंपेयरिंग इक्वेशन 9 एंड 10, 9 ये करेंगे, 9 में क्या टर्म एक्स्ट्रा है, ये वाली माइनस, अदरवाइज ये, तो इससे ये हो रहा है कि यदि हमारा स्फीयर यदि लिक्विड के अंदर है तो उस केस में हमारा रेट ऑफ वर्क कम होगा, ठीक है, यानी कि माइनस टाइम है ना, नहीं तो अदरवाइज तो ये होना था, यानी कि द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड ऑफर ए रेजिस्टेंस ऑफ द अमाउंट की, कितनी अमाउंट जो यहाँ पे आ गई है, सो टू द मोशन ऑफ द स्फीयर। ऑब्वियस बात माइनस है तो क्या है, रेजिस्टेंस है यहाँ पे। सो लेट्स से r dash be the external force per unit mass of the sphere when there is no liquid, उस केस में जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है r dash। अब हम आगे रिलेशन निकालेंगे r में, r dash में और m में। सो mr हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द स्फीयर इन द प्रेजेंस ऑफ द लिक्विड। सो एक्सटर्नल फोर्स यानी कि m मास ऑफ द लिक्विड, सॉरी मास ऑफ द स्फीयर, r dash एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू द स्फीयर माइनस m डैश r डैश जो उसने मास डिस्प्लेस किया, और ये वैल्यू होगी हमारी mr की, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स की स्पीड पे कितना लग रहा है। सो फोर्स
ड्यू टू दिस पी है, और जो ऊपर से दी वो लिक्विड के अंदर है तो वो माइनस साइन हो गया। सो आर डैश दोनों में कॉमन है, m माइनस एम डैश आर डैश बाहर ले लिया मैं। m और m डैश का आपको मतलब पता है यहाँ पे। सो हमें निकालना है, अब यहीं पे देखिए हम, ठीक है, r की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, m माइनस एम डैश बाय क्या आ जाएगा m, और बाहर क्या आपका r डैश, ये ठीक है। हम क्या करते हैं, m और m डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो 4/3 और ये वाला पार्ट तो कॉमन है, ये और ए स्क्वायर भी। सो बच जाएगा क्या, सिग्मा और रो। सो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाए, कोमा आएगा यहाँ पे, आर इज इक्वल टू दिस आर डैश, सो मल्टीप्लाई था डैश इज इक्वल टू सिग्मा प्लस रो ओवर सिग्मा आर डैश। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 11 आर की वैल्यू दोनों कंपेयर करें ना, वी फाइंड, अब आर की वैल्यू यूज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 9 में। सो एम डी यू ओवर डी टी, ये हमने आर की वैल्यू पुट कर ली। आर की अगेन हमारे पास क्या होगी, सिग्मा माइनस रो ओवर सिग्मा, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, बी केयरफुल, यहाँ माइनस आएगा। सो आर डैश माइनस ये टर्म हमारे पास पहले से ही थी, सो इसको उधर ले जाते हैं। सो एम प्लस एम डैश बाई 2 डी यू ओवर डी टी हमारे पास इधर ही आ गया। अगेन सिग्मा माइनस रो ओवर सिग्मा की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से ये है m minus m dash by sigma. So m du over dt is equal to m minus m dash over m r dash, और इधर से आ जाएगी ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय, जैसे यहाँ लिखे हम m प्लस m dash by 2, ठीक है। सो यहाँ m माइनस m से m तो कैंसिल हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये टर्म भी साथ में है। सो बच जाएगा हमारे पास m माइनस m dash m प्लस m dash by 2 और m du और dt की वैल्यू। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ m, ये क्या था ना अभी हमने यूज, तो वो यूज कर लेते हैं। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द स्फीयर इन a liquid at rest at infinity. So from equation 10 and 12 we know that the factor of presence of the liquid reduces the external force in this ratio. तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन इन ए स्फीयर। नेक्स्ट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड बाय द इंपल्सिव मोशन। यहाँ पे हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को टी को निकालना इन टर्म ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। सो लेट अस कंसीडर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एट रेस्ट, इंफिनिटी एट रेस्ट, which is set in motion by application of impulses. पहले रेस्ट पोजीशन में माता, फिर उनको मूव करवा रहे हैं कुछ फोर्स लगा के, इंपल्स लगा के, to the rigid boundary S1 S2 Sm. The fluid may be finite or infinite extents. So अब हमें ये पता है कि पहले काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। ये एक्सप्रेशन हमारे पास S का मतलब ये है, N हमारे पास यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है। Let the velocity given to SI, हर एक जो रिजिड बॉडी का हमारे पास SI पर जो वेलोसिटी लेट्स से वो UI बार है। Then on SI we have normal derivative, normal पोटेंशियल क्या होगा, माइनस कर्ल फाई ओवर कर्ल एन की नॉर्मल वेलोसिटी है इज इक्वल टू, ये तो हमारी वेलोसिटी है, हमें नॉर्मल लेके आनी है तो एन कैप से मल्टीप्लाई कर दिया हमने डॉट प्रोडक्ट के लिए, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1, कर्ल फाई और कर्ल एन की वैल्यू में पुट कर देंगे, टी इज इक्वल टू माइनस रो बाय 2, ये तो एक सरफेस के लिए, ऐसे से तो हमारे पास S1 S2 Sm है, तो समेशन कर देंगे I1 to M UI bar n cap phi ds, that is equation number 3. But the impulse force exerted by the liquid on SI हमारे पास लेट से वो हमने ले लिया RI bar हर एक पे। सो RI वैसे होगा क्या, एक्सटर्नल फोर्स। डेंसिटी क्या होती है, प्रेशर का क्या बताया था मैंने, फोर्स अपॉन में एरिया। सो यस, हाँ, n cap p ds, so on each SI। एक मैंने आपको एक रिलेशन बताया था याद रखने के लिए, दिस स्टडी स्टेट में इनकम्प्रेसिबल फ्लो हमारे पास, तो ये आगे यूज करूंगी इसको कहीं ना कहीं। सो वो यहाँ यूज हो रहा है P इज इक्वल टू रो इनटू में फाई।
सो वो पुट कर दिया हमने यहाँ पे रो इनटू में 5, याद है ना मैंने कहा था। सो दस फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 अब हम इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन की जगह हम पुट कर सकते हैं आर आई। बार दिखाऊं आपको पीछे जाके, ये देखो ये क्या आपका, ये है आर आई, बस समेशन आ गए वैसे 1 2 3 सभी पे, तो इसको आर आई लिख सकते हैं। तो टी हमारा क्या इज इक्वल टू -1/2 समेशन आई 1 टू m यू आई बार डॉट आर आई, ये एक्सटर्नल फोर्स है। सो विच इज द required expression of kinetic energy generated by the impulse motion. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ इनिशियल मोशन। ये दो आर्टिकल हैं, दोनों मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मैं एक करवाऊंगी कि मोशन ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। लेट्स से हमारे पास टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है ऐसे, इसकी जो रेडियस है वो है a और इससे बाहर वाले की है b, ठीक है। अब इनके बीच में जो गैप है, ठीक है, वो लिक्विड से भर दिया हमने और उसकी डेंसिटी लेट से रो है। तो द मोशन इज स्टार्टेड, हम इसको मूव करना स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फोर्स स्टार्टेड बाय सम इंपल्सेस एंड कंसीक्वेंटली इरोटेशनल सच दैट, तो जो फ्लो है वो हमारा क्या है, इरोटेशनल। तो ऑब्वियसली मोशन यहाँ पे हो रहा है, तो सबसे जो है फंक्शन एग्जिस्ट सच दैट कि वो वंस डाइवर्जेंस ऑफ बॉडी। ओके, सो इसमें यही बता रखा है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी रो इज कंटेंट, वही सेम चीजें। तो हमारा जो आउटर सरफेस यहाँ तक सेम है ये। द फ्लूइड इज इनिशियली एट रेस्ट, सबसे पहले तो जो इनके बीच में फ्लूइड है वो रेस्ट पोजीशन में है। हम कह रहे हैं कि इन द इनर बाउंड्री सडनली गिवन ए वेलोसिटी u के है। मान लो हम अंदर वाले स्फीयर को रोटेट करना स्टार्ट कर दें विद वेलोसिटी u के कैप के साथ, तो जो आउटर स्फीयर पे ना, जो बाहर वाला स्फीयर है ना, उस पे ये फोर्स लग जाएगा। ये प्रूव करना है कि इंपल्सिव फोर्स हमारा ये होगा। और हमें क्या निकालना है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी। ओके, so the motion generated in the fluid is irrotational, तो ये बात हम लिख सकते हैं। बाउंड्री कंडीशन क्या है, जब r इज इक्वल टू a है, अंदर वाले स्फीयर पे माइनस कर्ल फाई इस पे यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a और b की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a और b की वैल्यू कर देते हैं, तो a और b की वैल्यू 4 कर देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 4 5 की वैल्यू। फिर हमें निकालना है, फोर्स p cos थीटा ds, p cos थीटा ds की ds क्या होता है, ठीक है। वे है p is equal to rb क्यों लिखा, हमें निकालना आउटर सरफेस के लिए। बाहर वाले स्फीयर की रेडियस क्या है, b। सो वैल्यू ऑफ p एट r इज इक्वल टू b पर, सो ये हमारे पास जो प्रेशर होता है p इंटू में 5, r इज इक्वल टू b। रो हमारे पास पहले रो तो सिंपल रो ही रहेगा, 5 की वैल्यू पुट कर लेंगे। सो फॉर द आउटर स्फीयर, यहाँ तो ये हमारा आ गया p। सो ds हमारा क्या होता है, 2 पाई r cos थीटा था ना, तो बट यहाँ पे तो रेडियस हम ले रहे हैं आउटर के लिए, सो b sin थीटा एंड b d थीटा। सो ये वैल्यू सब यहाँ पे, ये जो है यहाँ पुट कर लेते हैं, देन इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये हमारा इम्पल्सिव फोर्स। और क्या निकालना था, मैंने निकाली थी काइनेटिक एनर्जी। लेट्स से u1 और u2 हमारी
स्फीयर की वेलोसिटी है जिसकी रेडियस है ए और बी, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एक्सटर्नल हमारे पास फोर्स है वो है r1 और r2 बार। अभी हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला निकल के आया था, T इज इक्वल टू -1/2 I इज इक्वल टू 1 to n UI बार RI, ये था। सो बट दो कितने I की वैल्यू कितनी है, दो ही हमारे पास। सो -1/2 U1 बार डॉट R1 बार प्लस U2 R2। बट ये क्या है, हमारी जो आउटर स्फीयर की जो वेलोसिटी है ना वो 0 है, ठीक है। तो जस्ट ये एक्सप्रेशन बच गया, दिस वन, ओके। और U को हम क्या लिख सकते हैं, U1 बार को U के कैप और डॉट में साथ में R1 बार। अब निकालना हमने R1, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। सो P, इसका फॉर्मूला वही था ना, P निकल के आया था रो इनटू में 5 इंटीग्रेशन, सो रो ओवर S1 n 5 ds, सो R1 रो। सो और क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए ये टर्म है ना, ये पहले ही R1 बार डॉट के कैप, 5 की वैल्यू पुट करने से पहले ही ना डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं यहाँ पे। सो n कैप डॉट के कैप और 5 की वैल्यू r इज इक्वल टू, क्योंकि ये इनर स्पीड की बात चल रही है। सो 5 की वैल्यू हमने पुट कर ली यहाँ पे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, n डॉट के डॉट क्या होगा, मोड ऑफ n मोड ऑफ k कोस ऑफ थीटा, इस और मोड ऑफ n, और ये तो 1 होता है तो इसके नाम का आ गया था कोस थीटा। 5 की वैल्यू पुट कर लिया r इज इक्वल टू ए पर, जस्ट इंटीग्रेशन कर दिया हमने 0 से पाई, तो ये आ गया हमारा एक्सटर्नल फोर्स। और हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 5 में, ये काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इसी में नेक्स्ट करोली कह लो या इसको कोई रिजल्ट कह लो, इफ v लेट b टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी कि पहले अब तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर था ना, ये हमने बाउंड कर दिया था अंदर वाले स्फीयर को, यदि वो इंफिनिटी हो जाए तब क्या होगा, तो क्या करना है, जस्ट काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, सो इसको b टेंड्स टू इंफिनिटी कर देंगे, 1 बाय इसकी फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। तो उस केस में हमारी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो E आ जाएगी, ओके। सो मोशन ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, यही वाला आर्टिकल करना जो मैंने अभी भी आपको करवाया है, यदि एग्जाम में आता है तो ये सेम है, इसका सब कुछ सेम है। वहाँ क्यों बार क्यों थीटा था, यहाँ देखिए प्लस V और B की फॉर्म एज इट इज, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, कई बार 2 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन की व्हाट इज न्यूमैन प्रॉब्लम। न्यूमैन जैसे इसको याद करने का अच्छा जो बेस्ट तरीका है, न्यूमैन यानी कि नॉर्मल कह ले एक तरह से। यदि हमें नॉर्मल डेरिवेटिव भी दे रखा हो, या मैं कहूँगी नॉर्मल वेलोसिटी कहें या जो भी हमें नॉर्मल डायरेक्शन में जो चीजें दे रखी हो, जैसे कल फाई ओवर कल एन हमें भी दे रखा है, तो उसको बोलेंगे हम न्यूमैन प्रॉब्लम। अदरवाइज वैल्यू दी हो, सिंपल फॉर्म में दी हो, तो बोलेंगे डिरिचलेट प्रॉब्लम, ठीक है। नॉर्मल डेरिवेटिव की फॉर्म में है तो देन इट इज न्यूमैन प्रॉब्लम। सो यहाँ तक इजिली हमारा एक क्वेश्चन पूरा हो जाता है, ठीक है। सो अब हम करने वाले हैं 3rd यूनिट का सेकंड हाफ, ये हमारा 4th यूनिट में यूज होना है, तो आप इसको समझ लेना। बेसिक एग्जाम के लिए मत करो, बट कुछ टर्म्स इसमें यूज होंगे आगे 4th यूनिट में, ठीक है। सो ये है हमारा 3 डायमेंशनल सोर्सेस, सिंक्स एंड डबलेट। सोर्स हम कहेंगे जिससे हमें एनर्जी मिलती है ना, कहाँ से सोर्स, आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली। सो एक टाइप से लेट्स से एक पॉइंट हमारे पास, ठीक है, इस पॉइंट से हमारे पास लिक्विड बाहर की तरफ निकल रहा है और वो भी रेडियल फ्लो है इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। आउटवर्ड सिमेट्रिकली रेडियल फ्लो, फ्लूइड इन ऑल डायरेक्शन। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट सोर्स या सिंपल सोर्स। वही यदि हमारे पास ये फ्लो आउटवर्ड ना हो के इनवर्ड हो, इनवर्ड डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन, तो इसको बोलेंगे हम सिंक। जैसे घर में सिंक होता है ना, पानी उसमें जाता है तो दैट इज सिंक,
उससे याद कर सकते हो। यानी कि नेगेटिव हम कर दे सोर्स का तो हमें मिल जाता है सेम। कि इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्लैक होल। ओके, इसमें फिर इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे, क्योंकि सिंक तो कहता है इधर फ्लो है और ये कहता है ऐसे है ना सोर्स के लिए। सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे डबलेट। अब ये कहोगे कि इसमें पढ़ना क्या है, इसमें हमने निकाली है अगेन फाई की वैल्यू, वेलोसिटी पोटेंशियल। तो अगेन ये फर्दर यूज होना है, अगेन मैं इसको इसलिए करवा रही हूँ। लेट्स से ओके, एक चीज और रहेगी इसमें। Thus a point thus a source is a point of at which fluid is continuously created and distributed. For example, bubble of gas pushing away the surrounding fluid. If the volume of the fluid per unit time, which is emitted from the simple source at O, is equal to some constant, और वो हमने ले लिया 4 पाई। सो m हम इसको बोलेंगे, m को बोलेंगे स्ट्रेंथ। अब इसके लिए निकालेंगे हम वेलोसिटी पोटेंशियल ड्यू टू द सिंपल सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m। लेट से हमने ले लिया सोर्स लेट अस एंड उसकी स्ट्रेंथ ले ली हमने m। किस पॉइंट पे रखा? o पॉइंट पे रखा। लेट से यहाँ पे a, यहाँ पे जो o पोजीशन पे हमने एक सोर्स रख दिया जिसकी स्ट्रेंथ है m। ओके, सो पहले तो द फ्लो अक्रॉस द स्फीयर पर यूनिट वॉल्यूम, फ्लो की डेफिनेशन लगाएंगे। पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? इंटीग्रेशन ओवर एस क्यू बार डॉट एन कैप ds। बट क्यू बार, अब क्यू तो क्यू आर क्यू थीटा क्यू साई मानोगे आप, बट देयर इज ओनली रेडियल फ्लो, यानी कि क्यू आर ही आएगा, क्यू थीटा क्यू साई सब जीरो। सो इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर एस क्यू आर ds। ठीक है, ये बता भी रखा क्यू बार डॉट एन कैप क्यू आर। सो क्यू आर हमारा बाहर, इंटीग्रेशन ओवर एस और स्फीयर ds हमारा क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा फ्लो। बट अभी हमने माना था, अभी ऊपर लिया था, लेट्स से एक सोर्स है जो हमारा, जो कि एमिट कर रहा है फ्लूइड को इतना 4 पाई m। सो जो वो एमिट कर रहा है और उसका जो हम फ्लो बता रहे हैं वो दोनों सेम होंगे। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास 4 पाई m इज इक्वल टू क्यू आर पाई आर स्क्वायर। 4 आएगा, सो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? m ओवर r स्क्वायर। ये तो है वेलोसिटी, बट आपको चाहिए वेलोसिटी पोटेंशियल। सो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या? कर्ल क्यू बार होता है ना माइनस डेल ऑफ फाई, सो माइनस माइनस कर्ल बाय कर्ल आर m ओवर r का डेरिवेटिव आप करेंगे तो यही आएगा। सो यहाँ से फाई की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी? समझ में आ गया, इज इक्वल टू m ओवर r। आई थिंक समझ में आ गया, आप लोग पूछ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अगेन यदि हम सिंक की बात करें तो फाई की वैल्यू ये याद रखना भी आगे फोर्थ यूनिट में यूज करूंगी मैं। फाई इज इक्वल टू m ओवर r इन केस ऑफ सोर्स, और सिंक के केस में ये वैल्यू हो जाती है माइनस टाइम। ठीक है, क्योंकि जो फ्लो है हमारा वो क्या हो जाएगा? अब इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ए सिंपल सोर्स इन ए यूनिफॉर्म स्ट्रीम। लेट्स से हमने एक सोर्स ले लिया और ऐसे लिक्विड में पुट कर दिया जो कि हमारा यूनिफॉर्म स्पीड u के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या लिया? लेट्स से हमारे पास लिक्विड है और वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्ट्रीम यही है ना कि u के साथ मूव कर रहा है z डायरेक्शन में, u के कैप, और उसके अंदर हमने रख दिया है एक सिंपल सोर्स कहीं ना कहीं। तो सिंपल ये बात भूल जाओ। ठीक है, करना क्या है? हमें पहले ये बताना चाहिए कि यूनिफॉर्म स्ट्रीम के कारण फाई की वैल्यू क्या होती है। अगेन फ्रॉम फर्स्ट आर्टिकल, फाई की वैल्यू क्या? माइनस यू जेड हम निकाल चुके हैं, माइनस यू आर कोस थीटा। अभी अभी आपने देखा कि जो सिंपल सोर्स के कारण जो फाई की वैल्यू है वो है m ओवर r, वो हमारी है फाई 2 माई।
तो टोटल हमारे पास वेलोसिटी पोटेंशियल क्या हुआ, दोनों का सम, बस नथिंग, माइनस यू आर कोस थीटा प्लस एम ओवर आर। अब आपको मानो यहाँ से क्यू आर क्यू थीटा एंड क्यू साइन निकालने, तो इजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। और स्टैग्नेशन पॉइंट यानी कि क्यू बार की वैल्यू 0, ये लीनियर कॉम्बिनेशन सब 0 कम होंगे, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। इट्स ओनली वन स्टैग्नेशन पॉइंट। वही यदि आपके पास सिंक होता तो माइनस टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डबलेट या डाइपोल भी बोलते हैं इसको। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ ए सोर्स एंड ए सिंक ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ एट ए स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट इज कॉल्ड डबलेट। तो एक साइड सोर्स रख दिया, लेट्स से एग्जांपल करते हैं, सॉरी एग्जांपल नहीं आर्टिकल ये है। हमारे पास एक सिंपल सोर्स है जिसकी स्ट्रेंथ है m, वो हमने यहाँ O1 पे रख दिया। वो जो सिंक है जिसकी स्ट्रेंथ है माइनस m, या मैं कहूँ कि सिंक बोल दिया तो इनवर्ट डायरेक्शन में है, तो माइनस m है। और इन दोनों का जो बीच का एक हमने पॉइंट लिया, इधर भी h डिस्टेंस पे है, इधर माइनस h हो गया, इधर हो गया h आपका। आपको इसके लिए क्या निकालना है, फाई निकालना है, ठीक है। अब ये बताइए फाई की वैल्यू हमारे पास इन केस ऑफ सोर्स है m ओवर r, ओके। लेट्स से मैं इसको फाई में लिख लूं। दूसरा क्या है फाई टू, सिंक के कारण क्या है माइनस m ओवर, अच्छा डिस्टेंस हमने अलग अलग ले लिया था, 1 ओवर m ओवर r1 और m ओवर r2, दोनों का सम कर देते हैं, हमारी फाई बन गई, ठीक है। सो ऊपर से क्या करेंगे, इस इक्वेशन जो भी ट्रायंगल की हेल्प से ना इनको फर्दर इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। सो फाई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी डबलेट के कारण, हो जाए तो ठीक है, ना हो तो एक बार पूछ लेना, बट इजिली हो जाएगा ये। सो यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास म्यू कोस थीटा और आर स्क्वायर। अगेन आपको ये याद रखनी पड़ेगी, म्यू कोस थीटा और आर स्क्वायर, ठीक है। सो अगेन इससे आप क्यू आर क्यू थीटा क्यू साइन निकाल सकते हैं, स्टैग्नेशन पॉइंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डबलेट इन यूनिफॉर्म स्ट्रीम। आपको अभी ये पता है कि डबलेट के कारण फाई की वैल्यू थी म्यू कोस थीटा ओवर आर स्क्वायर, ये थी ना, एक बार देख लेते हैं पीछे जाके। ये थी। और अब आपको ये भी पता है कि यूनिफॉर्म के कारण क्या होती है, यू आर कोस थीटा, दोनों का सम कर दो, जस्ट ये आ गया आपके पास। अब इसमें जो आपको क्यू आर क्यू थीटा है ना, है तो बहुत आसान है वैसे, क्यू आर क्यू थीटा की वैल्यू निकालो, स्टैग्नेशन पॉइंट निकाल दिया, बस बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्स। इसमें क्या करना है, हर एक पॉइंट के लाइन के हर एक पॉइंट पे ना आपको रख देना है सोर्स। सो लेट्स से ये जो लाइन है ना, इसकी विड्थ है हमारे पास डेल्टा एक्स, इधर वाले पोर्शन में छोटे से। वैसे तो इन जनरल आपके पास वेलोसिटी पोर्शन क्या होता है m ओवर r, बट इसकी कुछ थिकनेस और विड्थ हो तो डेल्टा एक्स और आ जाएगा साथ में। एक मिनट, एक सोर्स के लिए आपको तो पूरी लाइन पे निकालना है। सो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 टू l इंटीग्रेशन, यहाँ पे m हो आएगा, अभी गलती से छोड़ गया, m dx ओवर में r, जैसे इसका इंटीग्रेशन कर दो और इस ट्रायंगल की हेल्प से वैल्यू निकाल। सो दैट दिस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेस। ओके, इमेजेस वाला रहने देते हैं क्योंकि आई थिंक थर्ड यूनिट में यहाँ तक का सिलेक्शन इजीली हो जाता है और इमेजेस वाला इतना यूज भी नहीं होता। इमेजेस में है क्या, लाइक यहाँ पे मैं सोर्स रखती हूँ तो इसके अपोजिट साइड में जो मिरर इमेज बनेगी वो भी सोर्स की बनेगी, वाइस वर्सा, सिंक इधर सिंक है तो इधर भी सिंक ही बनेगा, जस्ट ये प्रूफ रखा है, ठीक है। ये आप बेशक ये वाला पार्ट छोड़ देना क्योंकि ऊपर से आराम से आपका 16 नंबर का अलग से क्वेश्चन बन रहा है, ये बिल्कुल छोड़ देना, इंक्लूड करना इसको, ठीक है। ग्रुप में एक ही इमेज क्या होती है, इम्परमिएबल क्या होता है, सोर्स सिंक डबलेट क्या होते हैं, वेलोसिटी पोटेंशियल, ये भी 2 नंबर में आ जाता है कि वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ सोर्स और सिंक निकालो। बड़े वाला तो नहीं आएगा बट छोटा आर्टिकल आ सकता है। इमेजेस का तो जस्ट इमेजेस क्या होती है, राइट ए नोट ऑन द इमेज ऑफ सोर्स, किधर सोर्स है तो इधर भी सोर्स आएगा, बस ये मेंशन करना आपको,
और इसमें कुछ ज्यादा नहीं आता। ठीक है, ये पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आएगा तो सीधा आर्टिकल ही आएगा जो कि सेकेंड हाफ में आपका थर्ड यूनिट की सेकेंड हाफ में आएगा, और ये इतने बड़े आर्टिकल नहीं आएंगे। व्हाट इज इमेज बस ये आ सकता है, या इसकी ज्यादा से ज्यादा इस थ्योरम की स्टेटमेंट बता दो। प्रूफ नहीं है इसका सिलेबस में, ध्यान रखना। ठीक है, दिस स्टेटमेंट या इम्परमिएबल स्फेरिकल सरफेसेस क्या होते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछने वाली लड़की है ना, म्यूट भी हो जाया करो भाई। चलो जल्दी करती हूँ। मैम आपके अकॉर्डिंग कौन सी दो यूनिट इजी रहेंगी मैम? हाँ अब बोलो बेटा। मैम आपके अकॉर्डिंग कौन सी दो यूनिट इजी रहेंगी? यूनिट यस मैम। मेरे को तो थर्ड आसान लगती है, थर्ड और फर्स्ट। ओके मैम। और फोर्थ और सेकंड में कौन सी टफ है मैम? ये भगवान, देख मैं तो टीचर हूँ, मैंने तो सारी पढ़ी है। ठीक है, मेरे को तो सारी आसान लगती है, बट तुम्हारे उससे भी मैं कहूँ, मुझे लगता है थर्ड यूनिट में सीधा सीधा सिलेक्शन हो जाता है, 16 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो थर्ड को तो मत छोड़ना। और आर्टिकल सेम तरह की है। ऐसा ही कुछ फोर्थ यूनिट में भी है, फर्स्ट हाफ में, वो भी आसान है। वो क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का सॉल्यूशन है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से, 2 डायमेंशन। फर्स्ट इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि फर्स्ट के बिना कुछ नहीं होगा। ओके मैम। हाँ, मैं कहूँगी आसान और मुश्किल का तो कोई तुक ही नहीं हुआ, यदि आप उसके बिना आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे तो। सेकंड आसान है, सेकंड भी आसान है, सेकंड फोर दोनों है। सिलेक्शन मारने तो जो मेन थ्योरम है ना, नेम थ्योरम होती है, वो कर लेगा। आप चाहो कि सेकंड फोर्थ में से मेरे को ऐसे करना, तो नेम थ्योरम करना बस। ओके मैम। चलो आगे बढ़े। ओके, मेरे को जस्ट 3 मिनट चाहिए। ठीक है, ओके।
ओके आगे बढ़ते हैं। सो हम फोर्थ यूनिट में बात करेंगे टू डायमेंशन फ्लो की। यहाँ पे जेड एक्सिस नहीं होगा, जस्ट दो डायमेंशन यानी कि एक्स वाई होंगे आपके पास, ठीक है। सो जो वेलोसिटी हमारे पास दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई और टी का फंक्शन होगा। अगेन रो भी जो भी जितनी भी फिजिकल टर्म्स हमारे पास है सो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होंगी, जेड होंगे। हमें निकालना है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का सॉल्यूशन फॉर सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होगी क्या स्फेरिकल सॉरी सिलेंड्रिकल के लिए। सो ये होगी 1/r कल बाय कल r, और क्यू बार की जगह हमें क्या लिखना है, इन टर्म ऑफ फाई लिखना है। r कल फाई और कल r ये आ जाएगी। ये है 3D में, बट अगेन 2D के कारण ये टर्म हमारी यहाँ से चली जाएगी, तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। सो इसमें फाई किसका फंक्शन है, r और थीटा का। लेट्स से हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। फाई r थीटा इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ r g ऑफ थीटा, ठीक है। बाय स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सॉरी बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सो पुट करेंगे यहाँ पे ये वाली वैल्यू, जो डेरिवेटिव यूज होने हैं वो डेरिवेटिव यूज कर लेते हैं। सो इधर r का फंक्शन है, इधर थीटा का फंक्शन है। सो लेट्स से दे आर इक्वल टू सम कांस्टेंट। वो कांस्टेंट हमने ले लिया मान लो लैम्डा। सो एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गई, एक ये बन गई। इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, और फिर जो सॉल्यूशन आएगा अगेन फाई की वैल्यू पुट कर देंगे। सो यदि आप इस सॉल्यूशन को इक्वेशन को देखोगे तो फिर इसका जो सॉल्यूशन आएगा इन टर्म ऑफ कोस और साइन की फॉर्म में आएगा, ठीक है। सो जी थीटा इज इक्वल टू ए कोस एन थीटा प्लस बी एन साइन थीटा। हाँ बताइए। रब्बा ये तुम लोगों ने नहीं पढ़ा कि लैम्डा की वैल्यू जो पीढ़ी पढ़ के आए हो। सो लैम्डा की वैल्यू एन स्क्वायर के लिए माइनस एन स्क्वायर के लिए ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वहां पढ़ के आए थे ना। हाँ तो डायरेक्ट वहीं से ली थी, आपको पूरा नहीं सोल्व करके दिखाना, ठीक है। यस सो ये लैम्डा इज इक्वल टू एन स्क्वायर है, ठीक है भाई बच्चे। सो ये होगी हमारी जी थीटा की वैल्यू। अगेन हमें इसकी भी निकालनी है, हमारे पास है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आर इज इक्वल टू क्या करेंगे, होमोजीनियस भी ऊपर से है। सो इस केस के लिए हम पुट करते हैं आर इज इक्वल टू ई की पावर टी। सो इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम। सो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन, जस्ट ए सेकेंड, ये इक्वेशन आ जाएगी। सो यहाँ से एफ की रूट क्या आ जाएंगे आपके पास, प्लस माइनस एन। सो एफ इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस माइनस एन टी। बट हमने आर क्या लिया था, ए की पावर टी की इक्वल लिया था ना। सो यहाँ से e की पावर दिस e की पावर t प्लस माइनस एन, यानी कि r की पावर प्लस माइनस एन, यानी कि आपको क्या लिख सकते हैं सी आर एन प्लस डी आर माइनस एन। जरूरी नहीं कि जो एज इट इज यहाँ ऐसे लिखा आप ऐसे लिखो, आप अपने हिसाब से रूट निकालो और जो भी आपको अलग वैल्यू देनी है अलग दो, इस तरह से सॉल्यूशन निकला आपको बस। सो फाइव हमारा क्या होगा, that is minus of f of r g of theta, so that is f, क्योंकि यहाँ देखो सी डी ले रखा था तो एक के लिए ना ऐसे सुपरपोजिशन करके ए एन और बी एन इधर इनको ऐसे ले लिया। सो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, समीशन आ जाएगा एन के ऊपर एन 1 to इंफिनिटी। सो ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। यदि हम ये है n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट, n इज इक्वल टू 0 के बारे में हमने कुछ बात की कि जब की लैम्डा की वैल्यू 0 तब क्या होगा। सो उस केस में हमारे पास ये आ जाएगा फाई आर थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस k1 प्लस k2 log ऑफ r k3 प्लस k4 दिस। एंड n इज इक्वल टू 1 के लिए यदि मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं इसमें, सो यहाँ पे 1 br माइनस 1, तो 5 को हम ले सकते हैं यहाँ पे 5, यहाँ से इस पार्ट को इस पार्ट को आप देखोगे तो 5 इज इक्वल टू माइनस आर कोस थीटा आप ले सकते हैं साइन थीटा, या इसके साथ दिस कॉम्बिनेशन एंड दिस कॉम्बिनेशन। तो 5 की हमारी ये वैल्यू हो सकती है पॉसिबल फॉर्म। अब ये यूज कहाँ होनी है वो हमारी प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा कि कौन सी कहाँ यूज करनी है, ठीक है।
सो इन जनरल हमारा ये सॉल्यूशन है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट भी है भाई। डिस्कस द यूनिफॉर्म फ्लो पास्ट एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। हमने यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में स्टडी करना है यहाँ पे। सो लेट्स से हमारा पी पॉइंट ले लिया हमने सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, जो कि r थीटा z। तो इन रीजन ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी मूविंग इरोटेशनली विद वेलोसिटी किसके साथ, माइनस ui की है। एट इंफिनिटी पास द फिक्स सॉलिड सिलेंडर r लेस देन इक्वल टू e। सो देखो थर्ड यूनिट में क्या था, हमारे पास लिक्विड था, उसके अंदर हमने स्फीयर इंसर्ट किया। फोर्थ यूनिट में क्या है, वही स्फीयर की जगह क्या है, सिलेंडर। दिस सिलेंडर हम इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, पर्टर्बेशन होगी। पर्टर्बेशन यदि यहाँ पे हम देखें an और इसको कोस थीटा को, फर्स्ट वाली टू टर्म को an को u ले लो, ठीक है, तो u r कोस थीटा हो गया। बट हमें जो पर्टर्बेशन वो लेनी है इस तरह से लेनी है कि वो टाइम के साथ डाई आउट हो जाए, तो उसके लिए बेस्ट फंक्शन है माइनस ए आर रेज टू द पावर माइनस 1 कोस थीटा। ये आपकी फाई आर। आई थिंक समझ गए होगे, थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया मैंने। ये तो यूनिफॉर्म फ्लो के कारण है, ये थोड़ा सिलेंडर में इंसर्ट कर दिया उसके कारण। ओके, सेम स्फेरिकल के केस में था वो यही चीजें। ओके, सो यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, हम कोई और फॉर्म भी ले सकते थे, ये क्यों नहीं ली ये वाली, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है फ्लो, इसलिए ये वाली नहीं ली हमने, साइन और जिसमें साइन इलेक्ट्रॉन है, ओनली कोस थीटा वाली हमने ली। और ये टर्म आपको समझ में आ गई होगी, r माइनस 1 क्यों, क्योंकि 1 ओवर हर टाइम के साथ ये r टेंड्स टू इंफिनिटी करूं मैं तो ये 0 बन जाता है, पर्टर्बेशन डाई आउट हो जाती है। ठीक है, सो इस पे कंडीशन क्या है कि कल फाई और कल r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू a पे, तो सिलेंडर की जो बाउंड्री है उस पे हमारे पास फ्लो क्या है 0। इस इक्वेशन 2 को फर्स्ट में यूज कर लेते हैं। सो ये आ गया हमारे पास a इज इक्वल टू u a स्क्वायर, पुट कर देंगे वैल्यू, ये था यहाँ पे, ठीक है। सो कल 5 और कल r इज इक्वल टू 0, मैंने r इज इक्वल टू r की जगह a आ जाएगा। सो ये आ गया हमारा 5। अब इससे हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी कंपोनेंट क्यू आर क्यू थीटा एंड क्यू जेड। सो ये तो हमारा 0 ही रहने वाला है। ये आ गया। अगेन यदि आपको स्टैग्नेशन पॉइंट निकालने हैं तो इक्वल टू 0 कर देंगे इनको। सो वी नो दैट r टेंड्स टू इंफिनिटी, तो क्यू आर की वैल्यू ये हो जाएगी u कोस थीटा, यहाँ से ये इतनी हो जाएगी जस्ट, ठीक है। तो ये था यूनिफॉर्म फ्लो पास से फिक्स पी है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, या तो आता नहीं, आएगा तो पूरा 16 नंबर में आता है, ठीक है। जितने भी आप पेपर देखोगे ना, हर 4-5 साल के बाद ये एग्जांपल रिपीट हो जाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है पूरा 16 मार्क्स में आएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास ए सिलेंडर और इनफाइनाइट लेंथ and nearly circular section move through an infinite volume of liquid with velocity u at right angle to its axis। यहाँ ये जो है इधर u है हमारे पास, इसका नॉर्मल वेलोसिटी इसके नॉर्मल है बिल्कुल, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव x एक्सिस में मूव कर रहा है। इफ द सेक्शन इज डिफाइंड बाय r की वैल्यू ये है एंड पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल, तो हमें बताना है कि फाई की वैल्यू ये बन जाएगी। ओके, थोड़ा बड़ा आर्टिकल है, कैलकुलेशन भी ज्यादा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। लेट द टेंजेंट एट P, ये हमारा स्फीयर है, सॉरी सिलेंडर है। इधर हमने क्या ले लिया, जो सर्कुलर सेक्शन है उसको बोल रहे हैं हम यहाँ पे, कहीं सोचो कि मम्मी तो सर्कल आ गया, वे कटेगा भी तो सिलेंडर इस फॉर्म में होगा ना यहाँ पे। यस, सो लेट से एट पॉइंट P पर ये जो एंगल, ये इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो है अल्फा माइनस पाई माइनस अल्फा विद द रेडियल लाइन OP के साथ। एट लार्जर डिस्टेंस r फ्रॉम OZ, ये हमारा O है, ये P है, ये U है, ये UN है, ठीक है। एट लार्जर डिस्टेंस क्या था, फ्लूइड वेलोसिटी बिकम व्हेन इट इज, इनकी 0 हो जाएगी r टाइम्स इंफिनिटी के बाद। सो लेट अस अज्यूम द वेलोसिटी पोटेंशियल, तो हमें इस तरह का फंक्शन चूज करना है फाई। सो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होगा r raised to the power माइनस k, और ये है
आपका ये है थीटा प्लस थीटा प्लस के थीटा साइन इसका जो मतलब है इसका जो मतलब थीटा कोस के थीटा प्लस कोस के थीटा साइन के थीटा और ये के थीटा और ये बाहर है। सो इस तरह का सोल्यूशन हमें यदि लेना है तो इसका 5 को हम ऐसे ले लेते हैं r is to the power minus k a k cos k theta plus b k sin theta k is 1 to infinity if we take k is equal to 0 पिछले बार हमने किया था ना तो उस केस में कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऐड हो जाएगा हमारा यहाँ k की वैल्यू 0 है तो बट वो यहाँ पे मामला नहीं है। So at theta is equal to 0, theta is equal to pi on the boundary क्यों थीटा हमारा क्या रहता है 0। अभी हमने हाँ वो बताइए यस ये जो भी हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का सॉल्यूशन निकाला था ना ऊपर जो वो ले रखा है यहाँ पे और r की पावर नेगेटिव वाला ले रखा हमने ताकि हमारी ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे कि r टेंड्स टू ये तो एग्जाम ये यही तो है यही है ये ऐसे ही लिखना है इस चीज को मतलब ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 0 थीटा की वैल्यू 5 ऑन बाउंड्री ऑफ थीटा सो वो हमारा कब होगा b के क्या है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ साइन है ना यही ना चलो फिर से दिखा देते हैं यहाँ पे सो साइन की वैल्यू 0 पर पाई पे तो क्या रहेगी हमारे पास 0 तो इस केस में ये b की वैल्यू 0 हो जाएगी बच गया क्या आपके पास ये वाला कोस वाला पार्ट so which approximately remain unaltered on replacing theta by 2 pi minus theta so यहाँ से अब अपने निकालना है क्यू आर क्यू थीटा और क्यू जेड की वैल्यू फाई हमारे पास है डेरिवेटिव करके हमने वैल्यू निकाल ली। नाउ एट पॉइंट पी ऑन द बाउंड्री सिंस पाई माइनस अल्फा जो एंगल हमारे इधर बन रहा था इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट लाइन एंड रेडियस वेक्टर ओपी देयरफॉर अब यहाँ से देखो अब ये आर है ये थीटा ये यहाँ से मुझे निकालना है कोट पाई माइनस अल्फा ठीक है तो सिंपली हो जाएगा 1/r इसकी थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन है ये थोड़ा आपको याद ही रखना पड़ेगा जस्ट ए सेकंड यहाँ पे कोट पाई माइनस अल्फा 1/r dr/d थीटा सो इज इक्वल टू क्या होगा d बाय d थीटा इसको इधर ले जाते हैं ये लोग ऑफ आर का यदि डेरिवेटिव करोगे तो यही आएगा सो यहाँ से माइनस कोट अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा लोग अब आर की वैल्यू आपको एग्जांपल में दे रखी थी ये नाउ नेक्स्ट है हमारे पास डी बाई डी थीटा डेरिवेटिव कर रहे हैं ना सो इसका डेरिवेटिव हमने कर दिया ये आ गया ये थी कोट अल्फा की वैल्यू माइनस कोट ऑफ दिस माइनस माइनस कैंसिल होगा कोट का फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा है ना कोस बाय साइन सो कोट अल्फा आपके पास ये द नॉर्मल कंपोनेंट अगर यूज होगी इक्वेशन नंबर 3 सो द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी un ऑफ द बाउंड्री एट p इज cos pi minus alpha will be just a second ये हमारे पास ds है dr so cos of dr so cos pi minus alpha dr over ds sin just a second so ये होगा हमारा r dr over ds un हमारा क्या है un is equal to along normal direction इस फिगर से un so un is u sin alpha minus theta इसका फॉर्मूला ओपन कर लिया हमने ठीक है so un is equal to u और इसमें हमने इस टर्म को इज इट जस्ट ए सेकेंड ये टर्म तो एज इट इज रखी यहाँ पे और हमने यूज कर लिया साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से हमने कोस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दी यूएन दैट इज इक्वेशन नंबर 4 so as there is no transport of fluid across the surface and no break away from it so un हमारा क्या है is also the normal velocity un हमको हम क्या लिख सकते हैं देखो un हमने
एक तो यहाँ से निकाला है और इन चला हम बोलेंगे कि हमारा क्या है, क्यू आर साइन अल्फा और क्यू थीटा कोस अल्फा। अगेन साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू पुट कर लेते हैं और साथ में किसकी, क्यू आर और क्यू थीटा की वैल्यू पुट कर लेते, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास। अब इक्वेशन नंबर 4 कह रही है कि un की वैल्यू ये है, ये कह रहा है कि un की वैल्यू ये है। जस्ट क्या करेंगे, दोनों को इक्वल कर देते हैं, कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास और सिंपली एक ही आएगा। तो यहाँ से थोड़ी लेंथी है कैलकुलेशन बट आसान है। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू ये आ जाएगी, यहाँ से a1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। बाकी जो कोफिशिएंट है बाकी 0 हो जाएंगे, a1 a2 an को छोड़कर। सो फाई आर थीटा की हमारे पास ये वैल्यू है। ठीक है, करके देखना, कैलकुलेशन हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो फिर है नहीं। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन। जैसे आपने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था CR इक्वेशन, है ना, सो u प्लस आयोटा v। यहाँ पे जो u है आपके फ्लूइड में वो है फाई, यहाँ u और v वेलोसिटी नहीं कैपिटल लिखा मैंने, प्लस आयोटा साई लिखते हैं इसको, साई। ये जो है यहाँ पे वो है स्ट्रिंग फंक्शन। इसके बारे में आप अभी आपको पता है, मैं हम कर चुके हैं फर्स्ट यूनिट में। ये जो v है ना वो यहाँ पे साई है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। इन दोनों को कंबाइन करके एक नई चीज और आएगी जिसको बोलेंगे हम w, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। ठीक है, दैट इज वेलोसिटी पोटेंशियल स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक, तो चलते हैं करते हैं। सो हमें ये पता है कि 2 डायमेंशन में हमारे पास स्ट्रिंग लाइन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये थी, इसको हम लिख सकते हैं v dx माइनस u dy इज इक्वल टू 0। और वही 2D में द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखी, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ क्यू बार इज इक्वल टू 0, तो ये थी। अगेन वी आर इन 2 डायमेंशन हियर। मैंने कहा था कि फोर्थ यूनिट पूरी 2 डायमेंशन पे है। सो ये आ गया हमारे पास। अब इक्वेशन 2 है जो हमारे पास, अब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। So again, if this equation is an exact differential, तो there exists some function psi, जैसे होता है ना phi वाला, सेम सीन यहाँ पे है। So d psi के इक्वल होगा v dx minus u dy is equal to d of psi। और d psi को आप क्या लिख सकते हैं, कल psi ओवर कल x dx, कल psi ओवर कल y dy। ठीक है, यानी यहाँ से मैं ये बता सकती हूँ कि भी v की तो वैल्यू होगी कल psi ओवर कल x और u की क्या होगी माइनस टाइम ऑफ कल psi ओवर कल y। ध्यान हो तो आपको CR इक्वेशन होती है ux is equal to vy and uy is equal to minus of vx। Same here, phi and psi are playing their role। So ये है u हमारा। तो इस तरह से हम phi में और psi में रिलेशन निकाल सकते हैं। So ये तो बन गया आपका क्या, psi बन गया ना d psi, d psi is equal to 0 यानी कि psi is equal to constant। सो इस केस में हमारी साई क्या होगी, कांस्टेंट होगी, स्टडी फ्लो है। अनस्टडी के केस में साई इज इक्वल टू एफ ऑफ टी हम ले लेंगे। सो हियर साई को हम बोलेंगे स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, या इसको स्ट्रोक स्ट्रिंग फंक्शन भी बोल देते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी की फिजिकल इंटरप्रिटेशन। लेट्स से हमारे पास एक कर्व है सी। ठीक है, हमने इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये जो टेंजेंट है यहाँ पे। सो पी इधर u है, इधर v है, इधर n कैप है। हमें लिखने इसके कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइन। सो कोस ऑफ, कोस है ये कोस ऑफ 90 प्लस थीटा, कोस थीटा 0। सो कोस 90 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ साइन थीटा कोस थीटा दिस। सो फ्लो हमारा होता है ये क्यू बार इंटीग्रेशन ओवर सी क्यू बार डॉट एन कैप। अब एन कैप की वैल्यू लिख के लाते हैं यहाँ से। सो ये हो गया माइनस साइन थीटा आई कैप कोस थीटा जी कैप और क्यू बार हमारा ये हो गया। सभी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अब u और v की वैल्यू लिखनी है आपको इन टर्म ऑफ स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, सो कल साई और कल वाई साइन थीटा। नाउ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, लेट्स से मैं कहूँ कि ये हमारी ट्रायंगल है, ये dx है,
सॉरी ये dx है, ये dy है, ये आपका ds है। तो कोस से आप बता सकते हो ना dx ओवर ds sin थीटा dy ओवर ds, वो वैल्यू पुट कर दी हमने। ओके, इसको क्या लिख सकते हो आप, ds से तो ds कैंसिल हो गया, चलो यहाँ बार वाला है ना, यहाँ बच गया dy dx dy d। सो इसको लिख सकते हैं हम d ऑफ साई, यानी कि साई की वैल्यू एट पॉइंट बी पर, मतलब क्लोज करो नहीं है तो साई ऑफ बी माइनस साई ऑफ, सो अगेन यदि क्लोज हो गया ये, तो यहाँ से भी ये बोल देते हैं कि फ्लो हमारा 0 हो गया, लोग ये क्लोज करो। सो ये था हमारा स्ट्रीम फंक्शन और उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन। ओके, अभी आपको करना क्या है नेक्स्ट में, क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा आप लोगों के भी, ये आधी यूनिट ऐसे है कि आपको साई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। स्ट्रीम फंक्शन के लिए भी, सोर्स के लिए क्या होगी, सिंक के लिए क्या होगी, डबलेट के लिए क्या होगी, इसलिए बताया था कि थर्ड यूनिट का सेकेंड हाफ थोड़ा बहुत आना चाहिए। सो नेक्स्ट हमारे पास एक्सिसिमेट्रिक फ्लो या स्ट्रोक स्ट्रीम फंक्शन। सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास एक्सिसिमेट्रिक फ्लो के लिए ये थी 2 डायमेंशन में। अब यहाँ पे हमने, अब एक्सिसिमेट्री है ना, तो एवरी क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। सो क्यों थीटा, तो हमारा 0 बच जाएगा। अब थीटा ही चला गया तो चीजें तो 1 डायमेंशन में होगी, बट हमें लोग n 2D में चाहिए, तो इसमें हम z को ले आते हैं, ठीक है। सो कल बाय कल आर दिस एंड दिस। सो अगेन हमारे पास क्या, दिस इज अ कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस और डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अगेन किसके इक्वल होगा, सम ऑफ, यहाँ से ये हो गया हमारे पास, ये इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, सो देयर एग्जिस्ट सम फंक्शन साई सच दैट ये डी साई के इक्वल होगा, ठीक है। सो डी साई के इक्वल होगा, यानी कि आर डी साई, सो ये हो गया हमारे पास। यहाँ से आप डी आर का कोफिशिएंट कंपेयर करो दोनों साइड, डी जेड का करते हैं। सो कल साई और कल आर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आर क्यू जेड, और कल साई और कल जेड की वैल्यू आ गई है, ये आपको याद होनी चाहिए, साई इज कॉल्ड स्ट्रोक स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है। वही यदि आपको, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, डी साइज 0, साइज कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास स्टोक्स स्ट्रीम फंक्शन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, सो आर थीटा जेड होते हैं, एक्सियली सिमेट्री है तो क्या साइज 0 हो गया। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारे पास ये है, ठीक है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। सो यहाँ पे कल बाय कल आर एंड दिस, सो अगेन ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, एग्जैक्ट है तो देयर एग्जिस्ट सम फंक्शन डी ऑफ साई। सो ये हो गया हमारे पास डी ऑफ साई, यानी कि कल साई और कल आर डी आर प्लस साई और कल थीटा डी थीटा। बहुत आसान है, देखो जस्ट कल साई और डी आर का कोफिशिएंट कंपेयर करो तो कल साई और कल आर मिल जाएगा आपको स्फेरिकल के लिए, और कल साई और कल थीटा ये मिल गया। सो स्ट्रीम लाइन की क्या होती है, डी आर ओवर क्यू आर और आर डी थीटा और क्यू थीटा वैल्यू पुट कर देते तो स्ट्रीम लाइन में मिल जाएंगे, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा कि साई इज कांस्टेंट। सो अलोंग स्ट्रीम लाइन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट साई की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। ये था हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए। नेक्स्ट है हमारा स्टोक्स स्ट्रीम फंक्शन फॉर बेसिक फ्लो। बेसिक फ्लो में अगेन आते हैं आपके पास यूनिफॉर्म फ्लो हो गया, सोर्स सिंक वाला हो गया। तो सबसे पहले करते हैं हम यूनिफॉर्म स्ट्रीम के लिए। सो लेट ए यूनिफॉर्म स्ट्रीम विद वेलोसिटी u v एडवांसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, तो क्यू बार की वैल्यू क्या होगी, u k कैप। सो अभी अभी हमने किया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के केस में क्यू जेड की वैल्यू हमारी ये थी और क्यू आर की ये थी, बट आपके पास क्यू बार क्या है, यू के कैप। सो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा हमें यू की वैल्यू क्या है, ये क्या हमारा, इधर भी के कैप आएगा, सो यू हमारा हो गया यहाँ से -1 ओवर आर कल साई ओवर कल आर, और ये तो क्या बन गया, क्योंकि आर कैप आना चाहिए था ना, सो दिस विल बी 0। सो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि कल साई ओवर कल आर इज माइनस ऑफ यू आर, एंड ये 0 इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, सो ये आ गया। सो साई की वैल्यू पोलर कोऑर्डिनेट्स में 1/2 यू आर, बट यू आर कोस थीटा होता है ना, जस्ट ए सेकंड, साइन थीटा नहीं आना चाहिए था यहाँ पे ये देखो क्या,
नहीं, बात है 2 डायमेंशन की। वो सिलेंड्रिकल में भी आ सकता है पर्टिकुलर केसेस में, और स्फेरिकल में भी आ सकता है, बट फ्लो है 2 डायमेंशनल। ये तो आप एक्स जेड में ले लो, या एक्स वाई में ले लो, या वाई जेड में ले लो, बट हुआ तो ये 2 डायमेंशन ना। बेसिक ये 3D बोलो आप इसको, एक्स वाई जेड, ये तो 3D हो गया ना। आप बेसिक इस प्लेन में चल रहे हैं, या इसमें चल रहे हैं, या इसमें, बट ये तो इंडिविजुअल 2D हुए ना। मतलब एक्स को भूल जाऊं, ये बस ये तो 2D हुआ। अब ये थोड़ी कहोगे कि मैडम वाई जेड तो है यहाँ पे, दैट इज 2 डायमेंशनल, नो सॉरी 3 डायमेंशनल, बट 2D में वाई जेड भी तो आ सकता है ना। ये फ्लो ऐसे जाएगा 2D में, ऐसे। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल सोर्स एट ओरिजिन। तो सबसे पहले आपको तो फाई पता होना चाहिए कि सिंपल सोर्स के केस में फाई क्या था। सो फॉर ए सिंपल सोर्स लेट्स से क्यू बार हमारा एफ ऑफ आर आर कैप। अभी अभी आपने देखा था कि फाई की वैल्यू क्या थी वहां पे, एम ओवर आर स्क्वायर। सो डायरेक्शन भी यहाँ पे साथ में है, तो क्यू बार इज इक्वल टू एम ओवर आर स्क्वायर आर कैप। इसको आर से ही मल्टीप्लाई कर दो, आर से ही डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड वाला तो क्यूब हो गया, और आर कैप की जगह आर बार ओवर मोड ऑफ दिस था ना, तो बन गया हमारे पास आर बार। सो इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्यू आर थीटा की वैल्यू हमारे पास ये होती है, एम ओवर आर स्क्वायर आर कैप। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ से निकल के आया, बट इन जनरल अभी आपने ऊपर किया क्यू आर और क्यू थीटा ये थे। सो दोनों को क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। क्यू आर एम ओवर आर स्क्वायर, यहाँ से क्यू थीटा क्या आ जाएगा आपका, ये जो वैल्यू है क्यू थीटा, यानी कि ये तो इक्वल टू 0, यानी कि कल साई ओवर कल आर इज इक्वल टू 0, तो जस्ट ये बच गया एंड इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, दैट इज साई इज इक्वल टू एम कोस थीटा इन केस ऑफ सिंपल सोर्स। ये याद भी रखना, ये एम कोस थीटा होता है सिंपल सोर्स के केस में। सिंक के केस में माइनस आ जाएगा ये। ओके जस्ट ए सेकंड, जस्ट साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा या एम कोस थीटा। सिंक होता तो ये आ जाता माइनस एम कोस थीटा। ओके नेक्स्ट है हमारा डबलेट वाला। अगेन डबलेट को सब निकालने से पहले आपको फाई पता होना चाहिए, वो था एम म्यू कोस थीटा, जस्ट हमने एम ले लिया यहाँ पे, म्यू भी ले सकते हो आप, म्यू कोस थीटा और आर से, तो यहाँ से क्यू आर क्यू थीटा एंड क्यू साई है। बट अभी भी हमने किया उसके केस में क्यू आर और क्यू थीटा की तो वैल्यू ये होती है, सो कंपेयर करेंगे और अगेन साई की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास यूनिफॉर्म लाइन सोर्स। सो यूनिफॉर्म लाइन सोर्स के केस में लाइन सोर्स, सो साई हमारा क्या था अभी, एम कोस थीटा निकाला था ना अभी, तो लिमिट कहां से कहां, साई की वैल्यू 0 टू एल की जो प्रॉपर्टी होती है वो लगा के कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोक्स स्ट्रीम फंक्शन फॉर ए डबलेट इन ए यूनिफॉर्म स्ट्रीम। अगेन ये क्या है, डबलेट और यूनिफॉर्म स्ट्रीम। सो यूनिफॉर्म स्ट्रीम के केस में अभी हमने देखा कि साई वन की वैल्यू ये होती है, डबलेट की ये होती है, कंप्लीट क्या होगी, दोनों का सम लिख देते हैं। ओके और हमें स्टैग्नेशन पॉइंट निकालने हैं, तो दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो हमारे स्टैग्नेशन पॉइंट आ जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल आप खुद करके देखना भाई, एग्जांपल तो ठीक है आसान सा है। नेक्स्ट है हमारे पास रोटेशन मोशन इन 2 डायमेंशन। सो हमारे पास दो फंक्शन आए हैं मेनली, फाई और साई, वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन साई। सो यदि हम इन जनरल देखें तो फाई की वैल्यू हमारे पास ये थी इन टर्म ऑफ फाई माइनस कल फाई और कल एक्स, कल फाई और कल वाई, इनकी यू और वी की वैल्यू थी। वही स्ट्रीम फंक्शन की हम देखें कि या यू और वी की वैल्यू, बट यदि कहें कि यू और वी की तो वैल्यू सेम होनी चाहिए ना स्पीड, सो 1 और 2 से हमारे पास क्या होगा, यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस कल फाई और कल एक्स, यहाँ पे क्या है ये माइनस कल साई और कल वाई, दोनों इक्वल होंगी,
एन की कर्ल फाई ओवर कर्ल एक्स इज इक्वल टू कर्ल साई ओवर कर्ल वाई। सिमिलरली ये यहाँ से आपको झलक दिख रही होगी सीआर इक्वेशन की, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई, यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी ऑफ एक्स। यदि हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, इस इक्वेशन का, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई कर देते हैं, और दोनों का सम कर देते हैं। जस्ट ए सेकंड, आई थिंक स्क्रीन चली गई होगी आपके सामने से भी। हाँ ब्लैक होगी, 1 मिनट रुको, कोई दिक्कत आ गई इसमें, जस्ट ए सेकंड। अपने आप बंद हो गया। बाकी कल करें फिर, ठीक है, बाकी कल कर लेते हैं, इतने आप ये तो अटेंडेंस हो गई है तो आप लोग लीव कर सकते हैं क्लास, ठीक है, बाकी मिलते हैं कल 5 बजे। हाँ कल कोशिश करेंगे आपका सिलेबस ही पूरा करवा दें, ठीक है, 2 घंटे